हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जो आपका यूनिट 1 है सोर्सेस एंड ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, जो कि इसमें पेपर अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट पेपर है। 300 सी से लेके आपको 1200 सी तक पढ़ना रहता है इसमें। अब यहाँ पे इस पेपर में प्रॉब्लम ये होता है कि सिलेबस में अगर आप देखोगे, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी सोर्सेज पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में भी सोर्सेज है। यूटिलिटी क्या है इस पेपर का, तो ये पेपर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और कॉलेज का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो आपको तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसमें से क्वेश्चन अगेन इस एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। इसमें कॉमन मिस्टेक जो होता है, जो कि ध्यान देना है, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी गलती किया था, कि इसमें दो पार्ट होता है सोर्सेज का, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल होता है आपका, साहित्यिक और पुरातात्विक होता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन आइदर दे विल आस्क यू लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत पूछा जाता है, या फिर आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पूछा जाता है, जो आपको पुरातात्विक है। अब उसमें जो आपको क्वेश्चन अगर पूछा गया लिटरेरी सोर्सेज, अब उसमें क्या करते हैं बच्चे कि पूरा कंप्लीट जितने भी सोर्सेज का उनके पास नॉलेज है वो सब लिख के आ जाते हैं। ये एक मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे और 5 पेजेस भी लिखते हो, 6 के जगह पर 5 पेजेस भी लिख के आते हो, तो मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। बट अगर ये नहीं करोगे आप, तो फिर आपको ये बाद में रिस्क हो सकता है। अब एक और जो पहला कॉमन मिस्टेक जो है, जो कि आपको इस पर ध्यान देना है, कि अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया लिटरेरी पूछा गया, लिटरेरी लिखोगे, आर्कियोलॉजिकल पूछा गया, आर्कियोलॉजिकल लिखोगे। सेकंड जो काम करना है आपको, वो है कि आपको इस वाले यूनिट में, खासकर इस सेमेस्टर में 300 सी से लेकर 1200 सी तक, तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप पिछले वाले सेमेस्टर में जो आपने जो भी पढ़ा उसको यहाँ पे लिख के आ जाओगे। अगर आपने सोर्सेज में पढ़ा था, वहाँ पे लिटरेरी साहित्य वाले में वेदास के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, जो भी आपको 4 वेदास से पढ़ा था, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे उदाहरण नहीं दोगे, एग्जाम्पल नहीं दोगे, क्योंकि आपका 300 से 1200 सी बोला गया, 300 से लेकर 1200 के बीच में जो भी सोर्सेज यूज़ किए गए हिस्ट्री को समझने के लिए, वही चीज़ों को मेंशन करना है। तो ये दोनों कॉमन मिस्टेक पर ध्यान देना, अगर क्योंकि मेहनत फिर बेकार हो जाएगा, आप आलतू फालतू चीज़ें लिख के आते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। डिटेल में एक एक चीज़ों को देखेंगे, कैसे आपको इस पूरे यूनिट को समझना है, क्योंकि दिक्कत हो जाता है कि ये यूनिट में क्या क्या चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत जो है आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर कर रही हूँ, तो तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को समझना, पूरे टॉपिक को समझना है, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो इसका टाइमलाइन अगर देखा जाए तो कब से कब तक का है, ये 300 से लेकर 1200 तक का है, ठीक है। So this period is also known as the early medieval phase of Indian history, क्योंकि एंशियंट खत्म होने को रहेगा। जब आप देखोगे, खासकर जब आप हर्षवर्धन पढ़ोगे, चालुक्यास पढ़ोगे, तो उस टाइम आपको एंशियंट खत्म होता है और एंशियंट के साथ ही अर्ली मिडेवल का स्टार्ट हो जाता है। इस बारे यूनिट में आपको जो देखा जाए तो इस पूरे सिलेबस में गुप्ता के बारे में पढ़ोगे आप, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, जो भी खासकर रीजनल एम्पायर, जो छोटे छोटे एम्पायर, पल्लवाज बनते हैं, चाहे चोलाज है या पालाज है, राजकोटाज है, प्रतिहाराज है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पूरे सोर्सेज में भी आप देखने वाले हो। अब इसमें प्रॉब्लम जो है कुछ ऐसे होता है कि पूरा आप फ्रेगमेंटेड चीज़ें हैं, एक जगह आपको एक चीज़ें इकट्ठा नहीं मिलेगा। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, उसको भी यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूअस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। अगेन वही पैटर्न को फॉलो करना है आपने जो पहले सेमेस्टर में किया था। सोर्सेज को 3 पार्ट में क्लासीफाई करोगे, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन में वही आपका ट्रैवलर अकाउंट्स जो है, जो भी आपको यात्री भारत में उन्होंने उस टाइम पे विजिट किया था, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखोगे। आर्कियोलॉजिकल में पुरातात्विक वाले में चीज़ों में आपको सिक्कों के बारे में लिखना है, मॉन्यूमेंट्स जो आपको बिल्डिंग्स थे उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम था, क्योंकि आपको ना ही थोड़ा बहुत आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने लिखा होगा, वेदा जब ऋग्वेदिक लेटर वेदिक आपने देखा था, तो वहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत कम मिला हुआ था। मॉडर्न में आपको थोड़ा बहुत मिलता है इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, लेकिन इस वाले जो आप सेमेस्टर में पढ़ोगे 300 से 1200 सी में, इसमें आपको बहुत सारे केव वाला जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलेगा, कॉइन्स मिलेगा, इवन जो है टेम्पल का भी आपको एविडेंस मिलता है। हिंदी में वही चीज़ें लिखा, जैसे कि यह काल आपको भारतीय इतिहास का प्रारंभिक मध्यकालीन चरण कहलाता है। इसमें आपको गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल तथा आपको क्षेत्रीय राजवंश, मतलब रीजनल जो जैसे कि पाल, चोल, चालुक्य, राजकोट और प्रतिहार शामिल है। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का जो भी आपको ग्रंथ है उसमें देखने वाले हैं। नो इम्पोर्टेंस क्या क्या है सोर्सेज का। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में पूछ दिया जाता है कि सोर्सेज पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले ये सोर्स जो है वो आपको हेल्प करता है किस चीज़ में, इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल
पॉलिटिकल, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, रिलीजन एंड कल्चर। अब सोर्सेज कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करते हैं सारी चीज़ों से। अगर मान लो किसी हमें देखना है कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से रहा था प्राचीन भारत में, सो हम रेफर करते हैं अशोका का इंस्क्रिप्शन, रेफर करते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कौन कौन पॉलिटिकल इवेंट हुए थे, कलिंगा वॉर हुआ था, या फिर उनके जो है मिनिस्टर्स कैसे रहे होंगे, उन्होंने उस टाइम पे कैसे डिसीजन लिया होगा, या फिर वॉर कैसे वो लड़ते थे। इन सारी चीज़ों का डिटेल हमें यही सोर्सेज के थ्रू ही मिलता है। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा जो था वो कैसा था, अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा तो वहाँ पे आपने वेदास में देखा था कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। वैसे जब हम लोग इस यूनिट में इस सेमेस्टर में देखने वाले हैं, तो अगेन जो कुछ सोर्सेज है जो कि हमें क्लियरली हमें बताता है कि जैसे कि महिलाओं का स्थिति कैसा रहेगा, धर्म जो शास्त्र होगा या मनुस्मृति होगा, इन सब के जरिए हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आपको समाज में जो है जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी। इकोनॉमी वाला सेक्शन आता है, आपको अर्थव्यवस्था कैसा था, तो अगेन सोर्सेज भी इसी चीज़ में मदद करता है कि उस टाइम पे व्यापार कैसा रहा होगा, जो और व्यापार आपको कौन कौन से साम्राज्य से किया गया था, या फिर आपको व्यापार में वृद्धि हुई थी कि या फिर वो व्यापार जो उसका पतन हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सोर्सेज के थ्रू ही पता चलता है। रिलीजन एंड कल्चर, धर्म को लेके देखोगे, खासकर जब हम लोग ये इस वाले पूरे सिलेबस में देखेंगे तो रिलीजन में भी बहुत सारे बदलाव, आपको धर्म में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था पहले वाले यूनिट में कि आपको बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में चीज़ें थी। बट यहाँ पर रिलीजन में अगर देखा जाए तो हिंदुज़्म में आपको बहुत सारे अलग अलग रिलीजन भी इमर्ज होके आएंगे, जैसे कि आपको अलवार्स, न्यानार्स के बारे में आप पढ़ोगे। और कल्चर के बारे में देखा, संस्कृति के बारे में देखा जाए तो काफ़ी सारे डाइवर्स होगा, और गुप्ता साम्राज्य में अगर देखा जाए तो कल्चर का काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वाई सोर्सेज आर क्रूसियल फॉर द 300 CE टू 1200, क्यों क्रूसियल है? तो ये एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है या मिडिवल हिस्ट्री को समझना है तो आप इंडिपेंडेंटली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हो। एक आपको क्रोनोलॉजी, आपको एक जो है काल जो आपको एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, सतत एक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू ही चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंटली आप कोई भी टॉपिक पढ़ के उसको समझ सकते हो। तो पहले अगर एंशिएंट नहीं समझा आपने, और एंशिएंट में प्रॉब्लम ये आता है कि अगर खासकर आपने लास्ट में भी पढ़ा था तो उसमें आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वैदिक एज के बीच में काफ़ी सारा गैप है, वहाँ पे चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो सोर्सेज कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है एक पर्टिकुलर, जो अगर हम किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हमें गुप्ता के बारे में समझना है, तो उस सोर्सेज के थ्रू हम पूरे तरीके से गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर मौर्यन साम्राज्य के बारे में पढ़ना तो वहाँ भी हम सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है रिलीजियस एंड रॉयल बायस इन टेक्स्ट। अब खासकर अगर देखा जाए तो पहले भी मैंने बोला कि लिमिटेशन होता है सोर्सेज का। अगर एक सोर्सेज पे आप रिलाई करते हो, एक ही सोर्सेज को पढ़ते हो, स्रोत को पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो पक्षपात की जो है वो कल्चर आना शुरू हो जाता है कि हम देखते हैं कि हमें लगता है कि ये जो चीज़ें लिखा गया है उसको हम अपने अनुसार चीज़ों को ढालने की कोशिश करते हैं। अब तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमें इंटरलिंक करना पड़ता है आर्कियोलॉजिकल और जो आपका रिलीजियस या फिर जो लिटरेरी सोर्सेस है। रीजनल वेरिएशन जो है आपको क्षेत्रीय जो आपको डाइवर्सिटी है, अगर उसको भी समझना है तो अगेन सोर्सेज का जरूरत पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि इंस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है आपको इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज शिलालेख भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें समुद्रगुप्त के अलावा भी बाकी कुछ राजाओं के बारे में मेंशन है। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। जैसे कि कॉइन को अगर देखोगे, सिक्कों को देखोगे, तो जिसके समय काल में आपको गोल्ड का सिक्का अगर जारी किया गया, अगर सोने का सिक्का जारी किया गया और किसी के टाइम पे अगर तांबे का सिक्का जारी किया गया, तो गोल्ड का अगर है तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि उस टाइम पे आपको काफ़ी समृद्ध रहा होगा, काफ़ी जो है वहाँ पे प्रॉस्पेरस रहा होगा। बट अगर ये चीज़ अगर आप देखोगे कि कुछ साम्राज्य में आपको, जैसे कि गुप्ता के समय काल में अगर देखोगे तो इनिशियल एज में आपको गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया गया था। बट धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपको ट्रेड में जो है उनका जो व्यापार है उसमें क्या होता है, गिरावट जब आना शुरू होता है तो वो सोने का सिक्का जारी करना कम कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम इंटरलिंक कर सकते हैं कि कॉइन जो है वो आपको प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, कितना समृद्ध था आपका कोई भी साम्राज्य। इवन गुप्ता के बाद आप देखोगे, गुप्ता जो साम्राज्य खत्म हो जाता है तो बहुत कम हद तक आपको कोई राजा जो है सोने का सिक्का उसको जारी करेंगे। सो ये इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। नाउ यहाँ पे जो डिवीज़न है, जो हमने बात किया है कि पूरे स्रोत को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, और जो डिवीज़न जैसे अगर आपको एग्जाम में या कहीं भी आता है लिटरेरी सोर्सेज को लेके आता है, तो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में लिख के आओगे, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो उसमें भी आपको रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है, एक तो धार्मिक होगा, एक धर्मनिरपेक्ष वाला होगा। तो धार्मिक जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सो अगर अब क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ 300 से 1200 तक का ये पेपर है, तो इसमें एग्जाम्पल उदाहरण आप 300 से लेके 1200 का जो एग्जाम्पल है वही डाल के आओगे। लास्ट सेमेस्टर का कुछ भी वहाँ पे नहीं लिखोगे। अगर लिखते हो तो फिर आपको उल्टा उसका प्रभाव मिल सकता है। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में अगर देखा जाए तो मेजर सोर्सेज जो है वो सोशल और कल्चरल हिस्ट्री को दिखाता है। ये जो धार्मिक आपको ग्रंथ है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। उदाहरण अगर देखा जाए, इसके एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो पुराणास हैं, ठीक है, पुराण हैं जिसमें आपको बहुत सारे पुराण हैं, जिसमें जो जीनियोलॉजी ऑफ किंग, राजवंशी का जो वंशावली है उससे हमें पता चलता है। डायनेस्टिक हिस्ट्री जो आपको सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि टोटल 18 पुराण बोले गए हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ पुराण जो है उसको फाइनल कंपाइलेशन अगर देखा जाए कंप्लीट किया जाता है कब, गुप्ता समय काल में किया जाता है। तो इस इवन आपने पुराणास को लास्ट सेमेस्टर भी पढ़ा होगा 18 पुराण के बारे में, अब यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पुराण को कंप्लीट आपको गुप्ता साम्राज्य के समय काल में किया जाता है। नेक्स्ट है आपको धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है, ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, और जो आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में, कर्तव्य के बारे में और कानून के बारे में। इवन आज भी जो हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें धर्मशास्त्र से ली गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता चलती है, मोनेस्ट्री के बारे में पता चलता है, विहारास के बारे में, एजुकेशन के बारे में पता चलता है, लैंड ग्रांट के बारे में पता चलता है, विहारास, शिक्षा दान और आपको दान व्यवस्था किस तरह से था ये आपको बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। जैन टेक्स्ट जो है उसमें ट्रेड, अर्बन सेंटर्स, एथिकल लाइफ, व्यापार, नगरीय जीवन, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगेन इसके भी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, प्रॉब्लम है। सबसे पहला ये है कि ज़्यादातर ये क्रोनोलॉजी में नहीं है, जैसे कि आपने अशोका के समय काल में पढ़ा होगा, दीपवंश, महावंश, ये सब बौद्ध ग्रंथ थे। विनय पिटका, सुत पिटका, ये सब आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अब इसमें भी गुप्ता समय काल में भी आपको बौद्ध ग्रंथ लिखे जाते हैं, लेकिन इसके साथ दिक्कत यही है कि क्रोनोलॉजी में नहीं है। इसमें एक जो आपको काल अनुक्रम होना चाहिए कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कोई टाइमलाइन किसी बुक में कुछ और लिखा गया, किसी बुक में आपको कोई और टाइमलाइन लिखा गया, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न आता है। रिलीजियस जो बायस है, मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो पक्षपात आपको देखने को मिलता है। सो पहला तो डिवीज़न आपको समझ में आ गया होगा। जब लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आप साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखोगे तो रिलीजियस में लिखोगे, और अगर उसका इंपॉर्टेंस लिखते हो तो साथ के साथ ये जैसे मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया वैसे ही चीज़ें लिख के आओगे तो चीज़ें थोड़ा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपको सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज। एक तो धर्म वाला लिखोगे, दूसरा आएगा आपको सेक्युलर टेक्स्ट जिसको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बोलते हैं। अब जो सेक्युलर टेक्स्ट है उसमें ये जनरली आपको टेक्स्ट जो फोकस करता है किसको, रूलर्स को, राजाओं के बारे में लिखता है, कोर्ट्स के बारे में, दरबारों के बारे में, राजनीतिक जीवन पे केंद्रित है। अब इसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, जैसे आपने वहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण देखा ना रिलीजियस वाले में एग्जाम्पल पुराणास है, धर्मशास्त्रास है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है। वैसे यहाँ पे सेकुलर वाले में अगर देखा जाए, धर्मनिरपेक्ष वाले में देखा जाए तो उदाहरण आप क्या क्या दे सकते हो, कालिदास का जो काम है, जैसे कि वो कालिदास का जो कुछ काम है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ये कुछ बुक का नाम है जिसको आप कहीं पे लिख लेना। अब इस ग्रंथ से उनके जो अभिज्ञान शाकुंतलम देख लिया जाए, या फिर मेघदूतम, या फिर आपको रघुवंशम, इन सारी पुस्तक में इकोनॉमी के बारे में, कोर्ट कल्चर कैसा रहा होगा, अर्बन लाइफ कैसा रहा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो आपका बुक आता है वो हर्षचरित्र है, और इस हर्षचरित्र बुक को लिखा किसने, बाणभट्ट ने लिखा है। सो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में जो हर्षा थे, हर्षवर्धन थे, उनके प्रशासनिक सेवा और उनके बारे में, राजा जो हर्ष थे उनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट बुक आपको है राजतरंगिणी, ये पॉलिटिकल बुक है, ये कश्मीर की हिस्ट्री को, और इसको लिखा किसने है, कल्हण ने लिखा है, और इसमें वो जनरली कश्मीर का जो पॉलिटिकल इशू था उसके बारे में लिखा है। सो इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो ये कंबाइन करता है हिस्ट्री को लिटरेचर के साथ, और काफ़ी सारे आपको जो है वो पर्सपेक्टिव देता है। सो अगेन रिवाइज करवा रही हूँ, दो है आपका रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है। नॉन रिलीजियस में जो आपको सेकुलर वाला चीज़ें आ जाएगा, जिसमें आप हर्षवर्धन का हर्षचरित्र लिखोगे, किताब का नाम, बाणभट्ट के बारे में लिख सकते हो, कालिदास के बारे में लिख सकते हो, कल्हण के बारे में लिख सकते हो। इंस्क्रिप्शन, अब जो नेक्स्ट आएगा वो आपका आर्कोलॉजिकल का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो डिवीज़न हमने, 3 डिवीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एक तो आप पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में लिखोगे, साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखोगे, फिर आप इंस्क्रिप्शन आर्कोलॉजिकल के बारे में जिसको पुरातात्विक बोल रहे हैं, एंड थर्ड था आपको फॉरेन अकाउंट, जिसमें हमने फॉरेन ट्रेवलर के बारे में देखा था, जो आपको बाहरी जो लोग आए हुए थे, जो यात्री आए हुए थे, उनके जो अकाउंट्स थे। तो इंस्क्रिप्शन अगर देखा जाए, आपको
300 सेंचुरी से लेके 1200 तक। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि इंस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन एज ए हिस्टोरिकल सोर्स बहुत ही मोस्ट रिलायबल सोर्स माना जाता है। ये आपको विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इसके भी प्रकार हैं। अगर अभिलेख देखा जाए तो अभिलेख के भी प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका जिसको शिलालेख बोला जाता है। दूसरा है आपको ताम्रपत्र अभिलेख जिसको कॉपर प्लेट ग्रांट्स बोला जाता है। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको पत्थर पे लिखा जाता है। दूसरा आपका कॉपर प्लेट जो कि कॉपर के ऊपर लिखा जाता है, ताम्र के ऊपर लिखा जाता है। इन्फॉर्मेशन इससे क्या मिलता है आपको, अगर इस इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर पूछा जाए अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है तो जेनियोलॉजी ऑफ किंग मतलब राजाओं की वंशावली मिलती है। उस टाइम पे आपको भूमि जो अनुदान होता था, लैंड ग्रांट्स जो दिया जाता था, टैक्सेशन जो होता था, किस तरह से आपको कर लगाया जाता, उन सारी चीज़ों का डिटेल आपको मिल जाता है। कहाँ से? अभिलेख से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की रही होगी, ये भी आपको जानकारी कहाँ से मिलता है? इंस्क्रिप्शन से मिलता है। अब कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है आपका जिसको प्रयाग इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। उसके अलावा आपका गुप्ता और चोला कॉपर प्लेट है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल आप जितना कोट करोगे उससे आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो सोर्स आता है वो आता है न्यूमिस्मेटिक। इसमें एग्जाम्पल काफ़ी सारे, इंस्क्रिप्शन में अगर अभिलेख में लिखोगे तो आप तो गुप्ता साम्राज्य से ही इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इवन आपको हर्षवर्धन के टाइम पे भी आपको काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन थे। तो कुछ चीज़ें आप भी सर्च करोगे और कुछ अगर आपको मिलता है कहीं से तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी पता चलना चाहिए आपको कितना जानकारी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूमिस्मेटिक जिसको अगर ये भी सोर्स का ही पार्ट है, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना है आपको इसको भी आप आर्कोलॉजिकल वाले में, पुरातात्विक वाले में ही लिखोगे। तो न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स में क्योंकि क्वेश्चन अगर आर्कोलॉजी पे आता है तो बच्चे क्या करते हैं, लिटरेरी सोर्स पे बस लिख के आ जाते हैं। वो मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि इसका कॉस्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। कॉइन्स वाले में अगर देखा जाए तो कॉइन्स का कैसे हेल्प करता है, ये भी अगेन वही चीज़ है, पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। सिक्का अगर जितना किस प्रकार का सिक्का बन रहा है, सिक्का अगर जिसमें ज़्यादा सोने का यूज़ किया जा रहा है तो अगेन वो साम्राज्य काफ़ी समृद्ध रहा होगा। अगर कोई सिक्का टीन का बना हुआ बेच रहा, सर्कुलेट करवा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सोना कम रहा होगा। सो व्हाट कॉइन्स रिवील नेम्स एंड टाइटल ऑफ द रूलर। आपको सिक्कों के ऊपर जो है राजाओं का नाम और उनका उपाधि लिखा हुआ होता था। रिलीजियस सिंबल भी बना होता था, कभी कभी उसमें धार्मिक प्रतीक भी बना होता जिसमें गरुड़ लक्ष्मी का बना हुआ था। इससे अगर मान लो किसी ने अपने सिक्के पे लक्ष्मी का जो है वो प्रतीक बना रखा है, इसका मतलब है कि वो आपको हिंदुज़म में विश्वास रखते हैं या फिर आपको जो लक्ष्मी उनको मानते हैं या फिर लक्ष्मी आपको उस टाइम पे वर्शिप होता होगा। गरुड़ किसी ने बनाया होगा तो उनका वैष्णविज्म में उनका विश्वास रहा होगा। ट्रेड नेटवर्क एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चलता है। अगर मान लो कि कहीं पे आपको कहीं का सिक्का मिल रहा है, अगर आज देखो रोमन एम्पायर का या आपको ग्रीक एम्पायर का सिक्का अगर दक्षिण भारत में मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि व्यापार जो है आपका हमारा उस टाइम पे रोमन एम्पायर के साथ, रोमन साम्राज्य के साथ चल रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपको गुप्ता का सिक्का अगर आपको ईरान या इराक में, पर्शियन कंट्री में जाके मिलता है तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे आपको वहाँ तक जो है व्यापार चल रहा था। तो कहीं ना कहीं सिक्का हमें इस चीज़ में मदद करता है कि आपका ट्रेड नेटवर्क जो है, व्यापार का जो आपको फैलाव कहाँ तक रहा होगा और आपका कितना प्रॉस्पेरिटी था, कितना आपका समृद्ध साम्राज्य रहा था। एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ, उदाहरण लिखा हुआ, जैसे कि गुप्ता का गोल्ड कॉइन था जिसको दिनार बोला जाता है। नाम लिख सकते हो आप, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको खुद भी ऐड करना पड़ेगा। गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोला जाता था। कॉइन्स ऑफ हर्षा ये भी काफ़ी फेमस था और जो सिक्का था वो चालुक्य और राष्ट्रकूटा के टाइम पे भी जारी करवाया गया था। नाउ ये सब ऊपर जो आपने देखा न्यूमिस्मेटिक इंस्क्रिप्शन, ये सब आर्कोलॉजिकल का ही पार्ट हो जाएगा। आर्कोलॉजिकल में एक्स्ट्रा अगर देखा जाए, पुरातात्विक स्रोत में अगर देखा जाए तो इसमें आपको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। ये पुरातात्विक में भौतिक सांस्कृतिक का ज्ञान जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें आपको साइट के बारे में, उत्खनन स्थल जो है उसके बारे में पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल के बारे में, मंदिर और विहार के बारे में अगर देखा होगा, मैंने लास्ट सेमेस्टर बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे टेम्पल का एविडेंस, मंदिरों का जो है निर्माण जो है वो शुरुआत उसकी नहीं हुई थी। अब गुप्ता साम्राज्य के बाद अगर देखोगे तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण का भी आपको साक्ष्य मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें उदाहरण अगर देखा जाए तो अजंता एलोरा एग्जाम्पल दे सकते हो। अजंता आपको महाराष्ट्र में है, एलोरा आप लोग अगेन कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे है। खजुराहो टेम्पल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये भी गुप्ता साम्राज्य के ये तो चंदेला ने बनाया था, बट बहुत सारे मंदिर है जो कि गुप्ता साम्राज्य के समय काल पे बनेगा। और ये सब एग्जाम्पल किसका, आपका पुरातात्विक का है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। अब मंदिरों के अलावा जो है आपको बहुत सारे आपको शैक्षिक जो है संस्थान थे, एजुकेशनल सेंटर थे, जिसमें आपको नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम आता है। नालंदा जो है आपको
कुमारगुप्त वन के समय काल में बनाया जाता है। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है या फिर आपको उदंतपुरी पूछा जाएगा, ये कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि पालास के समय काल में बनेगा। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ अब बुद्धिज़्म को यहाँ पे जो है महायान बुद्धिज़्म का जो है वो पढ़ाया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं हमें इंटरलिंक करने के लिए मिल जाता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा होगा इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू। इंपॉर्टेंस के आपको आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन और डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। जैसे नालंदा विक्रमशिला के बारे में पढ़ते हो तो आपको शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो ये आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अलग से था। फॉरेन अकाउंट्स आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। फॉरेन अकाउंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। फॉरेन ट्रेवलर जो उस टाइम पे आए थे, आपको विदेशी यात्री जो विवरण अपना लिखते हैं और उनके द्वारा जो भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ चीज़ों के बारे में लिखा, जिसमें आपको कुछ नाम याद रखने और एज इट इज़ नाम अगर फॉरेन, क्योंकि ये आपका लिटरेरी सोर्सेज का भी पार्ट हो जाता है। जो आपका साहित्यिक स्रोत है उसमें आपको फॉरेन, क्योंकि जब भी आप साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखोगे तो उसमें धार्मिक जो स्रोत है वो तो लिखोगे ही, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष वाला भी लिखोगे, जो आपका सेकुलर टेक्स्ट है वो भी लिखोगे, एंड थर्ड फॉरेन अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। और फॉरेन अकाउंट में आपको पुस्तक का नाम याद है तो याद है, नहीं तो यात्री का नाम लिखना पड़ेगा। जिसमें अब यहाँ पे फाहियान का नाम लिखोगे। फाहियान जो आपको गुप्ता साम्राज्य के समय काल पे आए थे, और फाहियान की जो पुस्तक है उससे आपको गुप्ता का समय, जो सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कास्टिज्म के बारे में लिखा है। इवन आपको उस टाइम पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ था कि नहीं, जो भी स्थिति थी। हुनसेंग जो है वो आपको हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं। ये बुद्धिज़्म और एजुकेशन के बारे में, ये हुनसेंग जो इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है किसके बारे में, नालंदा के बारे में। क्योंकि नालंदा अगर देखा जाए तो आपको पूरा फुली तरीके से तो चीज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक रूप में है, बट हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्सेज वहाँ पे तो नहीं अवेलेबल है। तो ये नालंदा आपको 3 फ्लोर का था या फिर वहाँ पे कौन प्रिंसिपल थे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल हमें हुनसेंग के पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट जो आपको ट्रेवलर के बारे में लिखना है, याद रखना है, अल-बरूनी के बारे में, ठीक है। तो ये इंडियन साइंस के बारे में, भारत का जो आपका विज्ञान कैसा था, धर्म कैसा था, कस्टम कैसा था, सो अल-बरूनी ने इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। रीजनल एंड वर्नाकुलर सोर्सेज, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्रोत क्या क्या हैं। सो अगर देखा जाए रीजनल और वर्नाकुलर में, तो जनरली आपको इसमें एग्जांपल याद रखना है। आपको तमिल भक्ति लिटरेचर जो है, जो कि अलवार एंड नयनार्स, अब यहाँ पे अलवार एंड नयनार्स आपको अलग से पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा इस सेमेस्टर, बट थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो लोग आपको वैष्णविज्म से जुड़े हुए थे, जो आपको विष्णु के भक्त थे, उनको अलवार्स बोला जाता है। और जो नयनार्स है आपको, जो आपको शिवा के भक्त थे, जो शैविज्म में मानते थे, उनको नयनार्स बोला जाता है। तो इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखी गई थी, इनके द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया था वो तमिल में लिखा गया था। और ये हमें क्षेत्रीय जो स्थानीय स्रोत है उसको, उसमें हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। कन्नड़ एवं तेलुगु इंस्क्रिप्शन, कन्नड़ और तेलुगु के जो अभिलेख हैं ये भी आपको क्षेत्रीय वाला में ही आएगा। टेम्पल्स रिकॉर्ड एंड लोकल क्रॉनिकल्स, जो मंदिर में अभिलेख या स्थानीय इतिहास लिखा गया था, मंदिर में बहुत सारे अभिलेख हमको मिलते हैं। जैसे कि अगर गिरनार का इंस्क्रिप्शन देखा जाए रुद्र दमन के समय काल का, तो ये मंदिर में ही इंस्क्रिप्शन है आपको। तो इन सारे इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है। इंपॉर्टेंस क्या है आपको, रीजनल अगर सोर्सेज के बारे में देखा जाए तो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में बताता है, और ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का क्या प्रकार था, किस तरह से आपको जो भक्ति आंदोलन फैलता है खासकर आदि शंकराचार्य के समय काल में, तो उन सारी डिटेल चीज़ें हमें यहीं से मिलती है। नाउ दिस इज द कंक्लूजन। आपको निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा कंबाइंड में। तो निष्कर्ष में आप ये लिखोगे कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से लेकर 1200 सी कांट बी अंडरस्टूड थ्रू ए सिंगल सोर्सेज, एक सोर्सेज के दम पे, ठीक है। 300 से लेकर 12 ईस्वी का जो ऐतिहासिक एक स्रोत से आप समझ नहीं सकते हो। की पॉइंट्स याद रखना है आपको। मल्टीपल सोर्सेज मस्ट बी यूज्ड टुगेदर, अब जो अगर बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करें, विभिन्न स्रोतों का जो आप यूज़ कर रहे हो, उसको संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से भी पढ़ के उसको कर सकते हो। क्रॉस वेरिफिकेशन इज आपका एसेंशियल है, परस्पर आपको चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक पढ़ लिया है तो लिटरेरी सोर्सेज को नहीं मिलाओगे। तो लिटरेरी सोर्सेज जब मिलाओगे तो आपको पता चलता है कि हाँ, हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा एविडेंस की जरूरत पड़ सकती है, उसको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्रिटिकल एनालिसिस इज नेसेसरी ड्यू टू बायस, आपको आपका जो पक्षपात नहीं करना है, आपको क्रिटिकली चीज़ों को सोचना है। और ये सोर्सेज जो कलेक्टिवली हेल्प करता है किस चीज़ में, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री को समझने में, और इवन जो आपका प्राचीन भारत है, एंशिएंट इंडिया है, उसको समझने में। तो ये पूरा डिटेल था आपका, दोनों चीज़ों को मैंने कवर करवा दिया। इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।